हेलो साथियों, आज हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का समाप्त वीडियो खत्म हो गया था। हमने खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, जो खिलजी वंश का लास्ट शासक था वो मारा जाता है। देखिए यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी, उसकी मृत्यु के बाद एक नया वंश तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना कर दी जाती है 1320 में। और यह बहुत लंबा समय तक चलने वाला वंश था। देखिए तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है। तो हम आज पढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, देखिए तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक जो था अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो था। और सीमांत देखिए गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर था। ये उत्तरी पश्चिमी मतलब कि इस समय का देखिए तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र जिसे बोलते हैं पाकिस्तान में क्षेत्र आज है, उस सीमांत क्षेत्र में यह तुगलक उस समय शक्तिशाली गवर्नर था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के कठोर नीतियों के विपरीत उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय इसने विद्रोह नहीं किया, उसके प्रति उदारता की नीति बनाई। और जैसे ही शासक खिलजी वंश कमजोर होता है, मुबारक शाह के हाथ में आता है और एक तुगलक वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली में। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किया जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। वो था कि नहर का निर्माण करवाना। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, इसने नहर का निर्माण कराया था। ठीक है, नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक था। 1323 में इसने शहजादे जवाना खान अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक, इसी बात गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये दिल्ली की गद्दी बैठेगा। इसने पहली बार दक्षिण भारत के जो थे राज्य थे उसको अपने ताकि दिल्ली सल्तनत में मिला जाता है। उसमें पहला था वारंगल जो है कि वो इसमें तेलंगाना में है वर्तमान समय में। ठीक है, और मदुरा वहाँ के आसपास में क्षेत्र में है। तो दोनों क्षेत्रों को मिलाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के दक्षिण राज्यों में गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला। इसमें सर्वप्रथम क्या था? वारंगल था। दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के राज्यों में मिलने वाला प्रथम राज्य जो था वारंगल। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक जो था वो उनका निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव होता था। इसी वजह से अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, इसलिए कहा था क्योंकि दिल्ली के तुम अभी शासक नहीं बन पाओगे। ठीक, 1325 में स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन की गिरने से गयासुद्दीन तुगलक का एक लकड़ी का भवन बनाया गया था, जिससे उसका स्वागत होना था। और उसी स्वागत भवन में कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है क्योंकि वो और लकड़ी का गिर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए तुगलक वंश का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या कहते हैं महत्वपूर्ण शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसकी जो 1325 से लेकर 1351 तक अपने दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली की गद्दी पे राज करता है।
यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था। परंतु जब हम इसके कार्यों और इसके शासन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी जिंदगी भर परेशान रहता है। बात करते हैं आगे, देखिए इसके 7वें-8वें वर्ष में एक विदेशी यात्री आता है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता किस देश से आया था, ये सब आप क्वेश्चन नोट करिएगा और बताइएगा कि किस देश से आया था। भारत उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, ठीक है। उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया इब्न बतूता को, और उसकी 1382 में सुल्तान इब्न बतूता को राजदूत की हैसियत से चीनी शासक के दरबार में इसे चीन भी भेजा गया। देखिए यहाँ पे चीन के दरबार में भेजा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घटनाओं को अपनी पुस्तक जब 1333 से आया था, जब तक था उनके दरबार में, उनके समय की पूरी चीजों का घटनाओं का वर्णन करता है और एक बुक लिखता है जिसका नाम था रेहला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। पहला क्वेश्चन होता है मोहम्मद बिन तुगलक किस समय आया था, 1333 में आया था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तीसरा क्वेश्चन है रेहला, ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। पहली योजना थी दोआब में वृद्धि, ठीक है। दोआब में वृद्धि, ये दोआब में वृद्धि क्यों करना चाह रहा था। ठीक है, ये अब पहले दोआब में वृद्धि करना चाहता है जिससे कि उसको टैक्स अधिक मिल सके, ठीक है। देवगिरी को राजधानी बनाता है, देवगिरी को दौलताबाद, दौलताबाद को अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। उसके बाद जब दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करता है तो ये अपनी दिल्ली की जनता को भी साथ ले जाता है और वहाँ जो अपनी जनता अपनी प्रजा को भी ले जाता है और मंत्रिमंडल जो भी रहता है उसके राज्य में सबको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि सबको अपना जा रहा था लेकिन वो ठीक था, लेकिन दिल्ली की जनता को भी ले जा रहा था दौलताबाद, तो जो लोग नहीं जा रहे थे उनको मार मार के ले जा रहा था। किसी का हाथ टूट गया है, कोई पैर टूट गया है, तो कोई क्या कहते हैं कि कोई बीमार है, सबको ले आया जा रहा है। दिल्ली की जनता जो थी वो त्रस्त हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, जबरदस्ती हमें शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या करता है, जैसे ही दौलताबाद पहुँचता है तो पता चलता है कि दिल्ली में कुछ दिक्कत हो गया है और दौलताबाद से फिर राजधानी अपनी शिफ्ट कर लेता है दिल्ली। फिर जैसे ही जनता और प्रजा दौलताबाद आती है, ये फिर वापस जाने का प्लान बना लेता है दिल्ली, और जैसे दिल्ली फिर वापस जाता है तो फिर जनता फिर वापस दिल्ली जाती है। तो इस चीज़ से दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो गई थी। तो ये कहानी है, यहाँ पे इसकी कमी दिखती है, एक सांकेतिक मुद्रा का जारी करना। इसके बाद एक यहाँ पे फेल हो जाता है, राजधानी शिफ्ट करना फेल हो जाता है। दोआब में वृद्धि होने, जब दोआब की वृद्धि करता है तो उस चीज़ में बहुत भयानक, देखिए इसके बारे में बताया नहीं आपको। दोआब में वृद्धि जब होती है ये करता है तो उसी समय बहुत भयंकर इसके समय में अकाल पड़ जाता है, जिससे कि लोग अपना जो रोजाना का जो नॉर्मल टैक्स था उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और दोआब में उस पर को और वृद्धि कर दिया गया, वो और नहीं कर पा रहे थे। तो जनता से जबरदस्ती जो टैक्स कर वसूलने वाले थे उनसे दबाव बना रहे थे, उनको अत्याचार हो रहा था। तो ये भी फेल हो जाता है इसका, ठीक है। राजधानी की दौलताबाद शिफ्ट करना भी फेल हो जाता है। देखिए अब सांकेतिक मुद्रा जारी करना, यह क्या होता है कि इसके खजाने खाली हो रहे थे,
तो ये क्या करता है कि चांदी की जो मुद्राएं थी वो रख देता है राजकोष में। वो कहता है कि अब हम एक सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे जो कि तांबे का था, ठीक है। ये बिना तैयारी के ही कहा जाता है कि आज से अब चांदी की मुद्राएं बंद हो जाएंगी और सांकेतिक मुद्रा तांबे की चलाई जाएंगी। तो क्या हुआ कि हर घर में लोग चांदी के जितने भी सामान था, सब जो तांबे का सामान था सब को सिक्का में ढाल देंगे। सब लोगों के पास जितने मतलब कि इसकी कमियां क्या थी, जो टकसाल में सिक्के ढल रहे थे उसमें कोई निशान नंबर कुछ नहीं लगवाया बिना अचानक उन्होंने ले लिया सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे और बंद कर दिया। तो कोई टकसाल में प्रॉपर कोई उस पर निशान नहीं बनाया गया, सिर्फ साधारण से ढाल दिया गया। तो जो हर लोगों का घर था सबके घर में टकसाल हो गए, सब लोग सिक्का बनाना शुरू कर दिए। इसके टकसाल से जितना सिक्का ढला था उससे कई ज़्यादा बाजार में सिक्के हो गए। तो ये इससे परेशान हो गया था, वैल्यू गिरने लगी थी, हर घर में सिक्के हो गए। तो फिर ये क्या करता है, इस सांकेतिक मुद्रा को फिर बंद कर देता है, ठीक है। ये फिर हो गया। ये फेल होगा, ये फेल हुआ और ये भी फेल हो जाता है। जैसे कैसे कि ये क्या करता है कि फिर योजना बनाता है कि हम अपना निर्णय वापस लेते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बंद करते हैं, फिर से चांदी सिक्के चलवाएंगे। और जिनके पास जनता के पास प्रजा के पास जितने भी तांबे के सिक्के हैं, जो सांकेतिक मुद्रा है, उसको आप राजकोष में जमा करिए और उसके बदले आपको हर सिक्के के बदले आपको चांदी के सिक्के प्रदान किए जाएंगे। तो बहुत सारा सिक्का लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि भाई जितना टकसाल में डाला गया उससे कई गुना लोग वहाँ पे पहले से ही बना के रखे थे। तो पूरा राजकोष जो था वो खाली हो गया था, ठीक है। ये सांकेतिक मुद्रा ये भी फेल हो जाता है, तो वहाँ से और भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पूरा शाम पर आक्रमण, देखिए पूरा शाम पे आक्रमण 1330 और 31 में होता है। होता क्या है कि ईरान का शासक था अबू सईद। देखिए ईरान का जो शासक था अबू सईद, वो वहाँ पे जो उसका साम्राज्य था, क्षेत्र था, वहाँ बहुत अत्याचार कर रहा था। तो एक ईरान के ही एक अल नसीर और दूसरा शासक था जो उसके विपरीत था, उसका विद्रोह कर रहा था। इसने संपर्क किया अल नसीर ने, अल नसीर संपर्क करता है किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। अल नसीर मोहम्मद बिन तुगलक से संपर्क करता है कि एक हमें युद्ध करना है, ईरान पे अबू सईद पे आक्रमण करना है और जो भी हमारा हिस्सा होगा हम ले लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिक तैयारी करता है, बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी सैन्य भर्ती की योजनाएं निकालता है। भाई बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक भर्ती कराए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। उससे कुछ समय बाद क्या होता है इधर कि अल नसीर और अबू सईद के बीच में एक समझौता हो जाता है और वहाँ का जो विद्रोह था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा शाम का जो अभियान था वो कभी आक्रमण हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। इसकी जो सारे पैसे लगे होते हैं भर्ती कराने में, सैन्य भर्ती कराना में, उसको प्रशिक्षण देना, जो भी चीज़ें थी उसमें और भी उसका पैसा और उसका जो राजकोष था वो और भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो इसके बाद क्या होता है कि कराची अभियान क्या होता है, देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास कोई काम नहीं बचता है कि हम सैनिकों का क्या करें, तो ये क्या करता है कि सैनिकों को कराची भेज देता है। वहाँ पर चीनी सैनिकों से झड़प करने के लिए, ठंडी में मरने के लिए भेज देता है। माइनस में टेम्परेचर था, वहाँ सैनिकों को भेज देता है बिना किसी कपड़े और किसी चीज़ की, वहाँ भेज देता है। कराची में अभियान में जो भी सैनिक थे, चीनी जो सैनिक थे उनसे मुकाबला कर नहीं पाते हैं और आधे से ज़्यादा तो ठंडी से मर जाते हैं, ठीक। तो ये भी फेल हो जाता है। तो ये भी फेल हो गया इसका।
देखिए ए भी फेल हुआ, ए भी फेल हुआ, ए भी फेल हुआ, ए भी फेल, ए भी फेल। सब मोहम्मद बिन तुगलक हर अपने पांचों योजनाएं बनाता है, पांचों में फेल हो जाता है। अब इसकी किस्मत कहें या तो इसकी नाकामी कहें, जो भी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक किसको की सहायता के लिए जब अकाल पड़ता है, किसको की सहायता के लिए किसी दीवान अमीर को ही किसी विभाग में दीवान अमीर को ही की स्थापना करता है। किसको सहायता के लिए दीवान एक अमीर को ही, किस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दीवान अमीर को ही किस विभाग से या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि विभाग और किसको की सहायता के लिए। ठीक है, अकाल संहिता तैयार कराई। इसमें क्या हुआ कि जो अकाल पड़ा था तो उसके बारे में एक संहिता मतलब उसका लेखा जोखा तैयार कराना, कैसे क्या हुआ, अकाल कितना हुआ, कितने लोग मरे, क्या हुआ, सब उसका लेखा जोखा तरीके से तैयार कराता है। और सिंचाई के लिए सैकड़ों ये कुएं जब अकाल पड़ जाता है उसके बाद सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं बनवाता है, जिससे कि इसको जो कृषि थे, जो किसान थे, उनको सिंचाई का लाभ उठाया जा सके। अकालग्रस्त किसको को ताकवी ऋण प्रदान किया गया, ताकवी। देखिए जो किसान थे अकाल में ग्रस्त थे, उनको दीवान अमीर को ही के तहत इनको एक ताकवी ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी सहायता हो सके। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये दबाव में वृद्धि करता है इधर, ठीक है, दबाव में जैसे ही वृद्धि करता है इधर अकाल पड़ जाता है, उसको टैक्स आने की बजाय क्या होता है, ये ऋण देने शुरू करता है, कुआं खुदवाना शुरू करता है, अकाल संहिता तैयार करने लगता है। मतलब कि जो एक योजना बनाता है उसका नेचुरल डिजास्टर समझिए उसके विपरीत होता है इसके साथ। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए। 34 विद्रोह सबसे अधिक इसी काल में हुए, 34 विद्रोह, जिसमें से 27 अकेले दक्षिण में हुए। देखिए दक्षिण में 27 अकेले विद्रोह हो रहे, यही कारण था जिससे कि वो अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद, जो उसमें भी वो फेल हो जाता है। ठीक है, देखिए 1351 में सिंध के विद्रोह को दबाते समय, सिंध में एक विद्रोह होता है 1351 में, और ये दबाने चला जाता है वहाँ पे, ठीक है, विद्रोह को, और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और तब बदायूं करता है सुल्तान को, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, मोहम्मद बिन तुगलक को कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मतलब कि ये इसके बदायूं कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको उसकी प्रजा से और प्रजा को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई, क्योंकि जो भी कोई योजनाएं बनाता था वो हमेशा प्रजा को कष्टकारी ही हुआ, उससे किसी को लाभ नहीं हुआ, उसका मतलब सुल्तान को लाभ हुआ, वो प्रजा का लाभ हुआ। ठीक है, एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ पागलपन का अंश था, क्योंकि ये जो निर्णय लेता था वो उसके विपरीत ही सब कुछ हुआ होता था। ठीक है, लेकिन एक दिल्ली का पहला प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहार मुक्ता होली में भाग लेता था। हिंदुओं अंदर के भाई, ठीक है, होली के त्योहार में भाग लेता था। ठीक है, देखिए उस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली की गद्दी बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रदेश जीते थे और उससे जो पृथक हो गए, उन्हें जीतने का कोई प्रयास नहीं करता है।
मतलब एक प्रकार के कमजोर शासक होता है। फिरोज शाह तुगलक मजहबी उत्साह के नाम पे क्या करता है, ब्राह्मण और जजिया का स्थापित लगा करता है। देखिए इसके उसके क्या अंतर है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि होली में भाग लेता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, ब्राह्मणों को जजिया कर लगा देता है। जजिया क्या होता है, देखिए जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर धार्मिक टैक्स लगाया जाता था, उसको जजिया बोलते हैं। जजिया एक प्रकार का धार्मिक टैक्स है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता। इसके एक महत्वपूर्ण कामों का कि ये दीवाने खैरात एक विभाग स्थापित करता है जिसमें मुस्लिम जो महिलाएं थी और विधवा थी उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया था कि रोजी रोटी को जिससे कि जीवन अपना यापन कर सके। उसने अपने खलीफा का नायाब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम कराया। ठीक है, इससे पहले क्या था कि मोहम्मद खिलजी वंश का अंतिम शासक था, क्या खुद को मुबारक शाह खिलजी, उसने अपने आप को एक खलीफा साबित कर दिया और कहा कि हम ये खलीफा हैं। लेकिन फिर क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक ने फिर से इस चीज को वापस लाता है और अपने सिक्कों को खलीफा का नाम लिखवाता है अपने आप को। ठीक है, और उसको अपने आप को खलीफा का नायाब पुकारता है, ना कि खलीफा को खलीफा नहीं मानता है। ठीक है, अपने आप को खलीफा का नायाब पुकारता है। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में, ठीक है, मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में, देखिए नसरुद्दीन के शासनकाल में जो इसका उत्तराधिकारी सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक का, उसके सामने तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में। ठीक है, तैमूर का भारत पे आक्रमण करता है और नसरुद्दीन की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग पूर्वक कहते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालमपुर तक फैली हुई है। इसके मृत्यु से पहले ही लोग क्या करते कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालमपुर तक यहाँ है। ठीक है, हो गया पालमपुर तक ही पहले, मतलब कि इसका जो साम्राज्य था वो सिकुड़ जा गया था, बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं रह गया था। ठीक है, धन्यवाद। देखिए आज का टॉपिक खत्म होता है, तुगलक वंश समाप्त होता है एक ही वीडियो में। ठीक है, आपको मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद हम कल क्लास करेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। ये छोटे टॉपिक हैं, इनको एक वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।